हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 103 करने जा रहे हैं। अगर आप इन सारे ही प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां सारे ही मेरे वीडियो आपको मिलेंगे एंड आप चाहें तो चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ये काउंटिंग से हमने अभी तक 103 प्रैक्टिस सेट कर रखा है, बट विदाउट काउंटिंग और भी प्रैक्टिस सेट है जिसे आप जाके देख सकते हैं। क्लासेज है बहुत से टॉपिक पे, उसे भी आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम संसाधन प्रबंधन से 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ूंगी आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट सेशन में दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक विधि नहीं है। तो माइक्रो मोशन विधि, मेमो मोशन विधि, स्टॉप वॉच एवं प्रोसेस चार्ट। तो औपचारिक विधि नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। प्रोसेस चार्ट औपचारिक विधि के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ऊपर के तीनों औपचारिक विधि के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो मोशन विधि, मेमो मोशन विधि एवं स्टॉप वॉच विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय एवं शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? निखिल एवं डॉर्सी ने, राजमल पी देवदास ने, ग्रासियम कैंडल ने या फिर मिलेक्सर ने। तो किसी भी कार्य को कम मात्रा एवं कम समय में और कम शक्ति का उपयोग करके जो करने की तकनीक है उसे हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। और यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? तो यह राजमल पी देवदास के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी सही है। राजमल पी देवदास ने कहा है कि किसी भी कार्य को कम मात्रा, कम समय, कम शक्ति का उपयोग करके करने की तकनीक को ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मल्टी मैन चार्ट की विशेषता नहीं है। तो पेन एवं पेंसिल, एक समय में कई व्यक्ति का मूल्यांकन, एकल अध्ययन एवं घरेलू विधि। तो मल्टी मैन चार्ट की विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन को अगर आप थोड़े बहुत हिंदी अच्छे से जानते होंगे तो आप ऑप्शन देख के आंसर टिक कर लेंगे। यहाँ मल्टी मैन पूछा यानी एक साथ बहुत सारे लोगों की जो विशेषता होती है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो एकल है, एकल में नहीं आएगा क्योंकि ये एकल है, एक आदमी का अध्ययन होता है। बाकी सब में कुछ लोगों की अध्ययन होता है, साथ में अध्ययन होता है, अकेला अध्ययन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मल्टी मैन चार्ट की विशेषता कभी भी एकल अध्ययन नहीं आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण की वैज्ञानिक विधि है? तो ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट या फिर साइको चार्ट। तो कौन सा निम्नलिखित में से कार्य सरलीकरण की वैज्ञानिक विधि है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ कार्य सरलीकरण के वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान समय में स्टॉप वॉच तकनीकी के अंतर्गत प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा 1 मिनट में नापा जा सकता है। तो कितना नापा जा सकता है? तो 0.001333वां भाग या फिर 0.00133वां भाग या फिर 0.01333300वां भाग या फिर 0.000133वां भाग। तो वर्तमान समय में स्टॉप वॉच तकनीक के अंतर्गत प्रयोग होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है उसे हम 1 मिनट में कितना नाप सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.0001333वां भाग हम नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट्स अथवा पतल आदि का प्रयोग करती है तो वह मारवे मुंडल का कौन सा परिवर्तन प्रयोग कर रही होती है। तो यहाँ पे मारवे मुंडल होगा। जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट्स अथवा पतल का प्रयोग करती है तो वह मारवे मुंडल का कौन सा परिवर्तन प्रयोग कर रही है। तो प्रथम परिवर्तन, नौवां, द्वितीय एवं तृतीय। तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वह मारवे मुंडल का तृतीय परिवर्तन का उपयोग कर रही होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुग्रह दान कहते हैं तो पेंशन को, रॉयल्टी को, ग्रेजुइटी को या फिर पैतृक संपत्ति को। तो अनुग्रह दान किसे कहते हैं। तो अनुग्रह दान के अंतर्गत ग्रेजुइटी आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न आय के स्रोत में कौन सा नहीं है। तो निम्न आय के स्रोत में कौन सा नहीं है। निम्न आय के स्रोत में कौन सा नहीं है। महंगाई भत्ता, नगर भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता या फिर आयु भत्ता। तो निम्न आय के स्रोत में कौन सा नहीं आएगा। तो वो हो जाएगा आयु भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी कंपनी के मैनेजर को वेतन के अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त में मकान मिलता है तो यह कौन सी आय है। तो वास्तविक आय है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय है, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगी या फिर आत्मिक आय के अंतर्गत आएगी। तो किसी कंपनी के अगर मैनेजर को वेतन के अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त में मकान मिलता है तो यह कौन सी आय के अंतर्गत आती है। तो यह आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, उपार्जित आय या फिर आत्मिक आय। तो कौन सा आय है जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो यह आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्तुओं तथा सेवाओं का संगठन है, चाहे वह किसी के द्वारा प्राप्त किया गया है तथा क्रय किया गया है। तो यह मौद्रिक आय है, उपार्जित आय है, वास्तविक आय है या फिर आत्मिक आय है। ये किसके अंतर्गत आएंगे। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का संगठन है, चाहे वो किसी के द्वारा प्राप्त किया गया है या क्रय किया गया है। तो यह वास्तविक आय के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, यह वास्तविक आय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में उत्पादित वस्तु उदाहरण है। तो वास्तविक प्रत्यक्ष के, वास्तविक अप्रत्यक्ष के, मनोवैज्ञानिक आय के या फिर उपार्जित आय के। तो घर में उत्पादित वस्तु उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है। तो घर में उत्पादित वस्तु वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा द्वारा या वस्तु द्वारा विनिमय प्रणाली द्वारा प्राप्त आय है। तो मुद्रा द्वारा या वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा प्राप्त आय क्या है। तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत आएगा या फिर वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। मुद्रा द्वारा या वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा प्राप्त आय वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आय और उपभोग के व्यय के अंतर को कहते हैं। तो विनिमय, बजट, बचत या फिर आवश्यकता। तो आय और उपभोग के व्यय के अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आय और उपभोग के व्यय के अंतर को हम बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बचत के निर्धारक तत्व नहीं है, तो क्या नहीं है? तो बचत की इच्छा, बचत की योग्यता, बचत का प्रबंधन या फिर बचत की सुविधा। तो बचत के निर्धारक तत्व नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है? तो वो हो जाएंगे बचत का प्रबंधन। बचत का प्रबंधन नहीं होता है, बचत की इच्छा होती है, बचत की योग्यता होती है, बचत की सुविधा होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बचत के निर्धारक तत्व के अंतर्गत तो बचत का प्रबंधन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है वो है। तो खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है वो क्या है? तो चालू खाता, निश्चित अवधि खाता, गृह बचत खाता या फिर आवर्ती जमा खाता। तो खाता जिसमें कि प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी आवर्ती जमा खाता। आप सभी आरडी का नाम सुनेंगे, जिसमें हर महीने पोस्ट ऑफिस में खुलता है, डाकघर में 500,000 रुपये इंसान जमा करता है लगभग। आई थिंक कि 5 साल तक नियम होते हैं, जमा करो, उसके बाद वो आपको आपके पैसे में थोड़े से पैसे ऐड करके देता है, तो उसे ही आवर्ती जमा खाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यापारी वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा है? तो बचत, चालू, निश्चित या फिर सभी। तो कौन से खाता होंगे जो व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बेटर होंगे? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चालू खाता। इसमें कितने भी हम रुपए निकाल सकते हैं और रख सकते हैं, इसमें ना सरकार हमें ब्याज देती है ना हमारे कुछ पैसे कटते हैं। यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चलता है, कैसे चलता है? चेकबुक से, पासबुक से, एटीएम से या फिर सभी से। तो किसी व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता किससे चलता है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे कि सभी, लेकिन यहाँ सबका बाबूजी ना पासबुक होता है। पासबुक में ही जो अमाउंट रहेंगे वो एटीएम से शो करेंगे, नहीं रहेंगे तो एटीएम पे शो नहीं करेंगे और ना ही हम चेकबुक का यूज कर पाएंगे। तो सबका बाबूजी पासबुक, तो हम इसी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक आर्थिक स्थिति का अगर पता करना है तो हम किसी का पासबुक चेक करेंगे उसमें कितने अमाउंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चेक का प्रकार है? तो आदेशक चेक, वाहक चेक, रेखांकित चेक, सीमित चेक, तिरछा चेक या फिर सुपर चेक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो निम्न में से कौन चेक का प्रकार है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक के प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे आदेशक चेक, वाहक चेक, रेखांकित चेक एवं सीमित चेक। तिरछा चेक और सुपर चेक नहीं आता है। रेखांकित चेक पे हम साइड में तिरछा ऐसे करते हैं, उसी को ऐसे किया। बहुत लोग होंगे जो इसको भी ले लेंगे, लेकिन ये तिरछा चेक के अंतर्गत नहीं आता और सुपर चेक कोई चेक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रकार के चेक पर दो समानांतर तिरछी रेखा खींची जाती है। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि किसी प्रकार के चेक पर दो समानांतर अगर रेखा खींच दी जाती है तो वो कौन सी चेक हो जाती है? तो वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक या फिर यात्री चेक। अभी मैंने आप लोगों को बताया रेखांकित चेक पे ही दो तिरछी रेखाएं खींची जाती है और आपको फंसाने के लिए ऑप्शन में कुछ तिरछी धारियों वाला चेक का दे दिया था, हाँ तिरछा चेक। तो बहुत सारे इसको ले लेते हैं लेकिन ये आंसर गलत हो जाता। तो रेखांकित चेक पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक खाना की सुविधा नहीं है। तो किसान वही, एनएससी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो डाक खाने की सुविधा क्या नहीं है? तो वो हो जाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। किसान वही डाक खाने के अंतर्गत आता है और एनएससी भी डाक खाने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऐसा चेक जो कटा फटा हो तथा बैंक भुगतान से मना कर दे तो क्या कहलाता है? तो विकृति चेक,
निस्सारत चेक, सीमित चेक या फिर अप्रतिष्ठित चेक। तो ऐसा चेक जिसे बैंक जो कटा फटा हो और बैंक भुगतान से मना कर दे, तो ऐसा चेक विकृति चेक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि चेक जारी होने के तिथि से 3 महीने के अंदर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता तो वह चेक कहलाता है। यदि चेक जारी होने की तिथि से 3 महीने के अंदर भुगतान नहीं किया जाता तो वह चेक कहलाता है। तो निस्सारत चेक, कोरा चेक, विकृति चेक या फिर उत्तर तिथि चेक, तो कौन सा चेक कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए निस्सारक चेक कहलाता है। यदि चेक जारी होने के तिथि से 3 महीने के अंदर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता तो वह चेक निस्सारक चेक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक की वैधता कितने दिन की होती है? चेक की वैधता कितने दिन की होती है? तो 6 माह की, 3 माह की, 2 माह की या फिर 8 माह की। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने इससे ऊपर एक क्वेश्चन देखा था चेक से रिलेटेड, तो वहाँ आंसर दिया हुआ था। अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखे होते तो आपका ये आंसर सही हो जाता। जो चेक की वैधता है वो कितने दिन तक होती है? तो वो 3 माह तक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेक की वैधता को कब 6 माह से घटाकर 3 माह कर दिया गया था? मतलब कि जो चेक की वैधता है पहले 6 माह तक थी, लेकिन अब उसको घटाकर 3 माह कर दिया गया है। तो 5 मार्च 2018 को, 1 अप्रैल 2012 को, 4 दिसंबर 2015 को या फिर 10 जनवरी 2002 को। तो चेक की वैधता को कब 6 माह से घटाकर 3 माह कर दिया गया था? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चेक की वैधता है वो पहले 6 माह थी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन उसको घटाकर 3 माह कर दिया गया। और कब किया गया? तो 1 अप्रैल सन 2012 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर मुफ्त बचत है तो क्या है? तो LIC है, NIC है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो आयकर मुफ्त बचत क्या है? तो LIC, NIC, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों। NSC पोस्ट ऑफिस में खोले जाते हैं, डाकघर में LIC ऑफिस में खोले जाते हैं, और ये दोनों ही आयकर मुफ्त बचत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिग्मी जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की जाती है? तो ग्रामीण, सिंडिकेट बैंक, पूर्वांचल बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो पिग्मी जमा योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? पिग्मी जमा योजना, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सिंडिकेट बैंक के द्वारा। जो पिग्मी जमा योजना है ये सिंडिकेट बैंक योजना के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन बीमा निगम का प्रमुख प्रकार नहीं है। तो विशेष बंदोबस्ती योजना, प्रत्याशित बंदोबस्ती योजना, सीमित भुगतान आजीवन बीमा, सामान्य बंदोबस्ती योजना। तो जीवन बीमा निगम का प्रमुख प्रकार नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बंदोबस्ती योजना। जीवन बीमा निगम का प्रमुख प्रकार नहीं है तो समान बंदोबस्ती योजना। विशेष बंदोबस्ती योजना होता है, प्रत्याशित बंदोबस्ती योजना होता है, सीमित भुगतान आजीवन बीमा योजना ये भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बंदोबस्ती योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि व्यय का ऐसा प्रकार जिसमें लचीलापन होता है, तो निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, अनिश्चित व्यय या फिर अन्य व्यय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यय का ऐसा प्रकार जिसमें लचीलापन होता है, तो व्यय का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें लचीलापन होता है, तो निश्चित, अर्धनिश्चित, अनिश्चित या फिर अन्य व्यय। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि अनिश्चित को टिक कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। व्यय का ऐसा प्रकार जिसमें लचीलापन से पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे अर्धनिश्चित व्यय, कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर बराबर व्यय की विधि, मतलब कि 50-50 मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो जब पति और पत्नी दोनों नौकरी वाले हो, जब आय व्यय से अधिक हो, जब आय व्यय बराबर हो, जब कोई एक नौकरी करता है। तो बराबर बराबर व्यय की विधि किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जब पति और पत्नी दोनों नौकरी वाले हो तो बराबर बराबर व्यय वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तमुक्त विधि दर्शाता है कि, हस्तमुक्त विधि क्या दर्शाता है, तो हस्तमुक्त विधि दर्शाता है कि आय व्यय से कम है, आय व्यय से कई गुना अधिक है, आय व्यय के बराबर है, व्यय आय से कई गुना अधिक है। तो हस्तमुक्त विधि क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हस्तमुक्त विधि दर्शाता है कि आय व्यय से कई गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आय व्यय से कई गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यय करने का जो प्रमुख विधि है ये कौन सा है, तो व्यय करने का प्रमुख विधि कौन सा है, अनुकूल व्यय विधि, प्रतिकूल व्यय विधि, सामान्य वेतन विधि या फिर बचत विधि। तो व्यय करने का प्रमुख विधि कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे समान वेतन विधि। व्यय करने का प्रमुख विधि है कि समान वेतन विधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन बीमा है, जीवन बीमा क्या है, तो बंध पत्र है, मित्रता पत्र है, सांत्वना पत्र है या फिर अनुमोदन पत्र है। सॉरी, यहाँ पर जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कैसा पत्र है, तो ये बचत पत्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे बंध नहीं, बचत होगा, बचत पत्र। जीवन बीमा कैसा पत्र है, तो ये बचत पत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 20 फरवरी 1960 को, 19 जनवरी 1956 को, 1 सितंबर 1956 को या फिर 10 मार्च 1970 को। तो भारतीय सरकार द्वारा भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी सन 1956 को भारत सरकार द्वारा भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि LIC की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 15 फरवरी सन 1952 को, 1 मार्च सन 1954 को, 1 सितंबर सन 1956 को या फिर 21 अगस्त सन 1972 को। तो LIC की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 सितंबर सन 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि खाता का संबंध किस योजना से है, तो स्वास्थ्य योजना से है, बालिकाओं के छात्रवृत्ति हेतु है, जननी सुरक्षा योजना से है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता का जो संबंध है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। ये संबंधित है तो किससे संबंधित है? डाक खाने से, जीवन बीमा से, राष्ट्रीय बचत पत्र से, या फिर प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि से। तो आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है, ये किससे है? तो ये जीवन बीमा से है। जीवन बीमा LIC ये कहता है कि आपका कल्याण ही मेरा उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LIC का फुल फॉर्म होगा तो क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या हो जाएगा? LIC का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में बचत के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो बैंक का, अंश का, ऋण का, या फिर बीमा का। जो भारत में बचत के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? यहाँ पे बैंक होगा, बैच नहीं। भारत में बचत के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयकर देय बचत है तो कैसा बचत है? तो LIC, NSC, PPF या फिर सभी। तो जो आयकर देय से बचत है तो हमने LIC और NSC को तो देखा ही था, तो PPF एक इसमें ऐड हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आयकर देय बचत ये सभी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATM का फुल फॉर्म है तो ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, या फिर एनी टाइम मनी। तो ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड। बहुत लोग होते हैं ऑटोमेटिक का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटेड होता है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTGS का फुल फॉर्म होगा तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर टाइमिंग ग्रॉस सेटलमेंट, या फिर रेगुलर टोटल ग्रोथ सेटलमेंट, या फिर रियल टोटल ग्रोथ सेटलमेंट। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह लक्ष्मी बीमा योजना कब की गई? तो 1975 में, 1985 में, 1980 में, या फिर सन 2000 में। तो गृह लक्ष्मी बीमा योजना कब की गई? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1975 में। गृह लक्ष्मी बीमा योजना सन 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KVP किसके द्वारा दिया जाता है? तो बैंक के द्वारा, जीवन बीमा के द्वारा, डाक खाने द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। तो KVP किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाक खाने के द्वारा। KVP डाक खाने के द्वारा दिया जाता है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा केंद्रीय विकास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसान विकास पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो रहन सहन का स्तर, परिवार का स्वरूप, कमाने वालों की संख्या, या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने में रहन सहन का स्तर भी प्रभावित करता है, पारिवारिक का स्वरूप भी प्रभावित करता है, कमाने वालों की संख्या पे भी डिपेंड करता है। अगर एक घर में एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं तो एक पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा।
अगर एक घर में 5 सदस्य और पाँचों के पाँचों कमाते हैं तो किसी पे भी लोड नहीं पड़ेगा और पारिवारिक जो स्तर है वो ऊंचा होगा। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित कौन करता है, तो ये सभी करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय का जो भाग आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए खर्च होता है उसे हम कहते हैं तो बचत व्यय, संभावित व्यय, उपभोग व्यय या फिर सभी। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आय का जो भाग आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए खर्च होता है उसे हम उपभोग व्यय से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आय का जो भाग आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए खर्च होता है उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। बचत आप सभी जानते हैं कि खर्च के बाद जो हमारे पास हम बचा लेते हैं उसे बचत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपूर्ति आय का उदाहरण है तो नौकरी, गृह, व्यवसाय या फिर अचार मुरब्बा उत्पादन। तो जो आपूर्ति आय है ये के उदाहरण है तो किसका है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अचार मुरब्बा उत्पादन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनिश्चित आय का स्रोत है तो ग्रेजुटी, पेंशन, शेयर या फिर लॉटरी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉटरी। सर्वाधिक अनिश्चित आय का जो स्रोत है ऑप्शन नंबर डी लॉटरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक अनिश्चित आय का स्रोत है तो अभी हमने देखा लॉटरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति को दिया जाता है तो क्या, तो वेतन, मजदूरी, किराया या फिर लगान। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, तो उन्हें हम मजदूरी देते हैं। जो मानसिक रूप से श्रम करते हैं उन्हें हम वेतन देते हैं। जो घरों में या फिर किसी वस्तु को उपयोग के लिए ले रहे थे उनसे हम किराया लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है। तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर BOB मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन आ जाएंगे कि आय के मामले में जो सबसे बड़ा निजी बैंक है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन संसाधन प्रबंधन से। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।